हेलो क्लास 12th। फर्स्ट चैप्टर को ढंग से कवर करने के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर, जिसकी हेडिंग क्या है? इंडियन इकोनॉमी, जो 1950 से 1990 के दौरान चली। ध्यान रखिएगा, इसका पार्ट 1 आज लेके आया हूँ मैं, कल इसका पार्ट 2 आपको दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जिसमें ये देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, और आफ्टर देयर एक्सप्लॉइटेशन, आफ्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हम 1947 में जब आज़ाद हुए तो उसके बाद क्या हुआ वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, हमें फ्रीडम मिली, तो उस समय जो देश था बहुत सारी प्रिंसली कोड में बटा हुआ था, बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। तो दिक्कत ये थी कि सबको एक साथ कैसे लाया जाए। यूनिफिकेशन हो चुका था अंग्रेजों को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेट करना था, अखंड भारत बनाना था। उस पर्पज से 1947 से 1949 का लगभग लास्ट तक हो गया। अब दिक्कत यही, सबको इकट्ठा भी कर लिया, तो डेवलपमेंट कैसे किया जाए? तो डेवलपमेंट का एक प्लान, एक लेआउट तैयार करना था। उसके लिए सबसे पहले दिक्कत ये थी कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, प्रोडक्शन का लेवल क्या रहेगा, लोगों के लिए रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएंगी, सब बातें हमारे सामने दिक्कत में आई। तो उसके लिए जो उस समय जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पंडित नेहरू भी कहते हैं हम लोग, उन्होंने किस तरीके से आगे देश को बढ़ाया, पूरा लेआउट क्या रहा। जो हमारे आर्किटेक्ट हैं प्लानिंग के, वो जो पीसी महलनोबिस, पीसी महलानोबिस भी कहते हैं कई जगह, तो पीसी महलानोबिस जो हैं, उन्होंने किस तरीके से लेआउट तैयार किया, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया दोनों ने मिलकर, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बात आई कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाए। तो बड़ी बात यह थी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो देखिए, इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, क्या बनाया जाए, पहली बात क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरी है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाया जाए। मतलब आप कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, मिलिट्री गुड्स बनाएं या गुड फॉर पीस बनाएं, लग्जरी गुड्स बनाएं या नेसेसिटीज बनाएं, दिक्कत ये आई। दूसरी बात, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाएं। ठीक है भाई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम बनाना है, ज्यादा बनाना है, किसके लिए कितना बनाना है। दूसरी बात, हाउ टू प्रोड्यूस, ये जो प्रॉब्लम थी ये बताती थी कि आपको टेक्निक कैसे चुननी है, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंटेंसिव, उसके बारे में दिक्कत थी। तीसरी बात, फॉर whom टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात थी कि वो जो आपने जो गुड्स बनाए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, तो जिसका जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से उसको दिया जाता था। तो ये तीन बातों को फोकस करना था। इस बात को ध्यान में रखकर हमने क्या किया, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करी। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल की गई कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, आपका प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे। दूसरी बात, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेंगे, रिसोर्सेज कैसे बांटेंगे। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में अलग अलग सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बेसिकली टारगेट एक ही था कि इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी सेंट्रल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। कौन कौन सी प्रॉब्लम मैंने पहले ही बताया, व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, देखो व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। इस तरह से उनके सामने जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने ये दिक्कत आई कि हम स्ट्रक्चर कौन सा अपनाएं, क्योंकि उस समय जो इकोनॉमी जो थी वो कई तरह की चल रही थी। कुछ लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चला रहे थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर रिसोर्सेज, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन पर प्राइवेट लोगों का हक होता है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दूसरी इकोनॉमी चल रही थी सोसाइटल इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसका बेसिक टारगेट पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। लेकिन इंडिया के पास ये दोनों को चुनने का ऑप्शन था। इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट चुना ना ही सोशलिस्ट चुना, उसने दोनों के बीच की घड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इनके अलग अलग फीचर्स क्या थे। तो देखिए, पहले हम गए तो चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी को हम लोग फ्री ट्रेड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, कि बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें था क्या, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय इंडिविजुअल्स, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो जितनी भी चीजें थी ना, ये सब चीजें प्राइवेट लोगों के पास थी। प्राइवेट इंडिविजुअल या हाउस होल्ड होते थे उनके पास होती थी, और उनका बेसिक टारगेट क्या था,
वो बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट और वेल्थ को बढ़ाने में लगे रहते थे। मतलब मुझे केवल पैसा कमाना है साहब, मुझे वेलफेयर से मतलब नहीं है, हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। यानी कि वहां पर वो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री थे, किसी भी तरीके से अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते थे। दूसरी बात, यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था। मतलब फ्री फॉर द डिमांड और फ्री फॉर द सप्लाई से रेट तय होगा। दिक्कत ये थी कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो डिमांड या सप्लाई को मैनिपुलेट करके रेट घटा बढ़ा लेते थे अपने हिसाब से। तो यहाँ ये दिक्कत थी। ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे जो बात होती थी वो होती थी परचेजिंग पावर पैरिटी की। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर के बेस पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, उस हिसाब से सब कुछ मैनेज किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है, लेकिन केवल इतना कि लॉ एंड मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से चलता रहे, बस। इससे ज्यादा सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ में इनडिमेरिट क्या था, यहाँ पे जो सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको लोग भूल गए, वेलफेयर को भूल गए, जो बेसिकल रूट होता है ग्रोथ का उसको भूल गए। दूसरी बात, सोशल वैल्यूज पर ध्यान नहीं रखा गया। अब आप सोचिए कि कोई जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिकर बेच रहे हैं, है ना, वो टोबैको बेच रहे हैं या ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो सोसाइटी पर एक बैड इंपैक्ट दे रहा है, उसकी बैड वैल्यूज कर रहा है, मतलब सोशल वैल्यूज को खराब कर रहा है, वो भी चीजें उन्होंने बेची और उनको वैल्यू मिल रही थी। तो यहाँ पर सीधी सीधी एक बात यही है कि उन्होंने सोशल वैल्यूज को इग्नोर किया। इसके एग्जाम्पल जैसे यूएसए, हांगकॉन्ग, सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको आपको बता दूं, अगर आप यूएसए की बात करें तो देखिए कई बार आपको फ्लैग दिए होते हैं, यूएसए का फ्लैग, सिंगापुर का फ्लैग और ये हांगकॉन्ग का फ्लैग। देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। चलिए, तो ये थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर की सारी जो चीजें हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड हुआ करती थी। फिर दूसरी आई सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था कि यहाँ जो रिसोर्सेज थे वो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट होते थे। ठीक है, यानी सरकार के पास सब चीजें होंगी रिसोर्सेज की, जो फैक्टर प्रोडक्शन होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब सरकार के अंडर में आएंगे। ठीक है, फिर इनका ड्राइविंग फोर्स क्या था, बेसिकली सोशल वेलफेयर। सरकार चाहती है सबसे ज्यादा लोगों का भला करना, तो सोशल वेलफेयर, और उनका प्रॉफिट मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट पर उनका फोकस नहीं होता था सोशल इकोनॉमी में। एक्सेप्शन क्या थे कि स्मॉल फर्म्स, वर्कशॉप या ट्रेडिंग फर्म जो कुछ प्राइवेट हैंड में होती थी। मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइवेट पुट तो था, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट पुट था, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेट पुट था। सरकार के साथ साथ प्राइवेट हैंड भी होते थे। ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे, वर्कशॉप होती थी, ट्रेडिंग फर्म होती थी, ये इंडिविजुअली वर्क कर सकते थे, ये सरकार के दायरे में उस समय नहीं रखे गए थे। जो प्राइस मैकेनिज्म था वो सेकेंडरी रोल यहाँ देता था, यहाँ प्राइमरी था, यहाँ सेकेंडरी रोल हो गया। देखिए, और फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड, मतलब कंज्यूमर को सोवरेन नहीं मानना है, मालिक नहीं मानना है, ग्राहक देवता है ये नहीं मानना है, सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, ये बात मानी जाती थी यहाँ पर। और ट्रेडिंग जो प्राइस मैकेनिज्म था वो यहाँ पे सेकेंडरी रोल अदा करता था। पहले सरकार खुद से रेट तय करेगी, मार्केट फोर्सेस को यहाँ पे कोई यूज नहीं था। बात ये कही थी कि कोई भूखा नहीं सोएगा, जो स्टारवेशन से, जो हंगर से गारंटी दी गई कि आपको साहब ये सब नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। मेन डिमेरिट क्या थे यहाँ पे, जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वेलफेयर के चक्कर में जब आप पैसा नहीं कमाओगे तो ग्रोथ रेट तो कम होगी, जीडीपी कम आ गई। दूसरी बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो था ना, रिप्लेस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती थी वो उसमें सोशल इक्विटी और जस्टिस की बात होने लग गई। मतलब सीधी बात, सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, ये सारी बातें होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा नहीं, वेलफेयर करोगे, वो भी सोशल इक्विटी और जस्टिस को ध्यान में रखकर। आगे इसके एग्जांपल क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। देखिए ये इनके दोनों फ्लैग, ध्यान से देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर अपनाए, ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर अपनाए, बल्कि दोनों को मिला के अपना खुद का स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या हुआ देखो, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब पर प्राइवेट के साथ साथ सरकारी लोगों का भी हक था। दूसरी बात, प्रोडक्शन डिसीजन जो थे ये आर गवर्न बाय लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब जो बड़े डिसीजन जितने भी थे प्रोडक्शन के, उन सब बातों को ध्यान रखना था कि प्रॉफिट कमाओ लेकिन सोशल जस्टिस और वेलफेयर को मत भूलो, वो तो जरूरी है साहब, प्रॉफिट के साथ साथ दोनों चीजों को कवर करना है।
अगली बात का मेरिट ये था कि यहाँ ग्रोथ विद इक्विटी हुई, और डिमेरिट क्या था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। सीधी बात है, करप्शन बढ़ता ही चला गया और ये आज तक है, हटा नहीं है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, देख लीजिए इंडिया का मैप तो सबको पता होगा, मेरा भारत महान। ठीक है, चलिए आप इस पेज का और इससे पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब बात आई इकोनॉमिक प्लानिंग की। अब हमने इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर लिया कि हम सोसाइटल नहीं अपनाएंगे, कैपिटलिस्ट नहीं अपनाएंगे, हम मिक्स्ड अपनाएंगे। तो अब बात आती है इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, हम अपने देश को आगे लेके कैसे जाएंगे, एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, हमें ये बात देखनी थी। तो क्या हुआ देखिए, इट रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन, जो आज की डेट में नीति आयोग है, set a sets of target and specified a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी, जो पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, अब क्या होगा, नीति आयोग, जो सेट करता था सेट ऑफ टारगेट को, और स्पेसिफिक लिखा है देखो, एंड स्पेसिफाई द सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाता था, टारगेट बनाता था, पॉलिसी बनाता था, जो कि उस टारगेट पीरियड में आपको अचीव करने ही होते थे। ठीक है, मतलब प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन नियर फ्यूचर। और ये बात यहाँ पे आपने पढ़ी होगी बिजनेस स्टडीज में, वहां पे लिखा जाता है प्लानिंग क्या है, इट एवरेजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज क्या, कहां पर हैं आप और आगे आप क्या करना चाहते हैं, उसका गैप मैनेजमेंट के थ्रू, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू फुलफिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी जो थी, यहाँ पर उस समय प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, उसने तय किए कुछ सेट टारगेट, पॉलिसी, प्रोग्राम, और फिर कहा गया कि स्पेसिफाइड पीरियड में उनको इसको कैसे अचीव करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, और उस समय जो उसका एक्स ऑफिशियो होता था, यानी जो हेड होता था, वो प्राइम मिनिस्टर होता था। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष थे, यानी प्रेसिडेंट थे। फिर जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग से। और नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बदलते भारत का रूप देखना है तो नीति के थ्रू देखो, यही मोदी जी के अच्छे विचार हैं, बात आगे बढ़ेगी। आगे, द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू सजेस्ट पॉलिसीज को सजेस्ट करता है, टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। आप सुनते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें बोलते हैं कि साहब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की साइज की बात करते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, नीति आयोग का प्रॉपर तरीके से काम चलेगा, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होगा, तो हम ये एक दिन अचीव जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना, ये जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग का जो 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 रेफरेंस दिया गया है, वो दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। ध्यान रखिए, कौन सी लिस्ट है ये, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन से शेड्यूल की, 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग के बारे में। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। फिर ध्यान रखना, जो कंसेप्ट ऑफ जो 5 ईयर प्लान है, वो हमने सोवियत यूनियन, जो उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उसको हम लोग वहां से हमने ये टेक किया है, या उसने हमने वहां से पिक किया है इसको हमने। दूसरी बात, पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 में आया, और लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 2012 में आया था। इसके बाद जब ये चल रहा था, उसी तरह नीति आयोग स्थापित कर दिया गया था। ध्यान रखना, जो लॉन्ग टर्म प्लान होते थे उनको हम लोग प्रोस्पेक्टिव प्लान कहते थे। ठीक है, मतलब जिनको लंबे समय तक चलाया जाना था, उनको प्रोस्पेक्टिव प्लान कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात कि इंडिया में जब प्लानिंग की बात आई तो 2 तरह की प्लानिंग की बात आई, डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव में तो जो सोसाइटल और मिक्स्ड इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखकर, उनके बेनिफिट को ध्यान में रखकर, सोसाइटी को साथ में लेके आपको प्लानिंग करनी थी। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने डायरेक्टिव इकोनॉमी की बात की थी, डायरेक्टिव प्लानिंग की बात की थी, मतलब यहाँ जो रेट होगा वो सब क्या होगा, बेसिकली तय होगा, सर वो एक अथॉरिटी के कंट्रोल में होगा, सब चीजें वहीं से चलेंगी। तो हम लोगों ने इन दोनों जो प्लानिंग को फोकस करते हुए आगे बढ़े। अब आगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तो देखो 2 तरह के गोल थे, लॉन्ग टर्म गोल, जिन्हें हमने कहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। और जो शॉर्ट टर्म गोल थे उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे,
इट रेफर्स टू द गोल विच आर टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के अंदर या 20 साल तक आपको इनको अचीव करना था। टाइम बहुत लंबा समय दिया गया था, जबकि इनके लिए ये प्लान स्पेसिफिक होते थे, शॉर्ट टर्म गोल्स। दे आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान, ध्यान रखना सभी 5 ईयर प्लान में कॉमन थे, इसलिए इनको हम लोग कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के नाम से भी इनको जानते हैं। देखा, दे आर स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ FYP। कौन से गोल? लॉन्ग टर्म गोल्स। कौन से? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान की बात करें, इट रेफर्स टू द गोल दैट आर टू बी अचीव्ड इन अ स्पेसिफिक प्लान, यानी प्लान स्पेसिफिक गोल है, मतलब पहले प्लान में कितना क्या हमें अचीव करना है स्पेसिफिकली, दूसरे में क्या अचीव करना है, तीसरे में क्या अचीव करना है, चौथे में क्या अचीव करना है, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, 9th, 10th, 11th, 12th जैसे जो भी था, अलग अलग प्लान में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग टाइम पर अपने ऑब्जेक्टिव बनाए, उनको उन्होंने अचीव करने की कोशिश करी। फिर इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। भाई सीधी बात है, जिस मैनिफेस्टो को लेके वो सरकारें आई और जो उस समय देश की समस्याएं थी उनको निपटने के लिए उन्होंने तय किया कि हम अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएंगे। ध्यान रखना, अगर वो प्लान स्पेसिफिक हो तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान, और लॉन्ग टर्म के लिए हो तो वो क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली बात, बेसिक गोल क्या थे 5 ईयर प्लान के? तो बेसिक 4 गोल आपको मिलते हैं, वैसे बता दूं, पांचवा भी बताऊंगा। चौथा देखिए, पहला ग्रोथ इन GDP। गौर करके देखिए, अगर हम अपनी क्या करें, एम टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कीजिए, क्या होगा उससे? क्या होगा इससे? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा। जब आप प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आप नई नई टेक्निक का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, यानी हमारी GDP बढ़ेगी। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस है मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप, डोमेस्टिक है मतलब इसमें विदेशी इनकम कोई शामिल नहीं है, प्रोडक्ट मतलब वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है। तो एक साल के पीरियड में देश के सभी जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितनी भी आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की होंगी, मॉनेटरी वैल्यू का टोटल GDP होता है। तो ध्यान रखिएगा, GDP में क्या होगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप अपनाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर गुड्स बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, मतलब सुख समृद्धि आएगी, GDP बढ़ेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, लोगों को फायदा मिलेगा। पहली बात ये तय की गई थी। दूसरी बात, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में कहा गया था कि आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करो। भाई गौर करिए, पहले आप देखें, जो टीचर लोग होते थे पहले पुराने वाले, एक ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर चौक से या खड़िया से लिखा करते थे। फिर आया व्हाइट बोर्ड आ गए, आप मार्कर या स्केच पेन से लिखने लगे। फिर अब स्मार्ट बोर्ड का जमाना आ गया है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा। वही बात कही उन लोगों ने कि मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन है उसको अपनाओ, और मॉडर्नाइजेशन केवल टेक्निक के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए, सोशल आउटलुक में भी हो। जेंडर बायस, अरे ये लाली क्यों पढ़ने जा रही है भाई? अब सोचिए, लड़कियों के लिए बायस था मामला, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बराबर का न्याय रखिए, इक्वल जस्टिस रखिए, तो ना सोशल जस्टिस रखिए, सभी, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, कोई मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस तो कतई नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो इक्वल राइट की बात आ रही थी यहाँ पर, कि आपको सबको इक्वल राइट दिए जाए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आपको सोच में भी रखनी है और टेक्निक में भी रखनी है। तीसरी बात कही गई, सेल्फ रिलायंस। मतलब भाई सीधी बात है, जब आप आज़ाद हुए थे तो काफ़ी डिप्रेस्ड, स्टेगनेंट, बहुत ज़्यादा कहूँगा रुकी हुई इकोनॉमी थी हमारी। तो हमने क्या किया, उस समय हमारी कोशिश थी कि हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी देखें, मतलब डेवलपमेंट करें, खुद के लिए ये देखें कि हम वास्तव में कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट करने वाली चीज़ें हम खुद से अपने यहाँ देश में प्रोड्यूस करें, जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए क्या किया गया, एम्स क्या थे? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, विदेशी लोगों देशों पर जो हमारा जो डिपेंडेंस थी, जो हम उन पे निर्भर कर रहे थे, वो कम किया जाए। दूसरी बात, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। जब ऑब्वियस बात है कि हम विदेशी किसी व्यक्ति से मदद मांगेंगे तो हमारे इंटरफेयर भी करेगा, मदद ही नहीं मांगे तो काय बात को इंटरफेरेंस करेगा वो हमारे यहाँ। तीसरी बात, हाई प्रायोरिटी टू गिवन इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ध्यान रखना, सोशल रिलायंस को पहले 7 प्लान में बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई थी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहली बात कोशिश की गई थी कि हम सेल्फ सफिशिएंसी करें फूड ग्रेन में। इससे क्या होगा? इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। इंडस्ट्री से क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। उससे क्या होगा? जब हम प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, तो हमारी इनकम बढ़ेगी, जिससे विदेशी मदद में कमी आएगी। और जब विदेशी मदद में कमी आएगी, हम गुड्स खुद से प्रोड्यूस कर लेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उनका इंटरफेरेंस हम क्यों झेलेंगे साहब? खुद सोचिए आप। हुआ था ऐसा
60s में 70s में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो उस समय यूएसए ने मना कर दिया था कि हम आपको ये अनाज नहीं देंगे। तो शास्त्री जी ने क्लियर कहा था कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। और देखिए आज अब ऐसी हालत है कि हमारे पास इतना बफर स्टॉक होता है कि कहा जाता है ऐसा कि हम 6 महीने तक पूरे वर्ल्ड को खाना खिला सकते हैं, इतना बफर स्टॉक इंडिया में है। अप्रूव है कि नहीं ये बात नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अखबार में पढ़ा था मैंने। अब अगली बात इक्विटी की बात आती है। देखिए इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर होता है, लेकिन पहले इक्विटी की बात करें। देखिए इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करें और सभी लोगों के लिए सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारें। देखिए इक्विटी क्या होता है, बाय द वे 3 लोग हैं, एक मेल एक फीमेल और देखिए ये हैंडीकैप्ड स्पेशली एबल्ड है। अब अगर मैं तीनों को 200 रुपए दे दूं, देखो बराबर तीनों को बराबर के बेनिफिट मिल जाए तो ग्रोथ तो कभी बड़ा नहीं कर पाएगा ना, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। ये क्या था, इक्वालिटी। लेकिन मैंने इक्विटी की बात करी। इक्विटी क्या होती है कि इसको जरूरत नहीं है तो उसको नहीं दिया गया, इसको थोड़ी जरूरत है तो थोड़ा दिया गया, देखो उसको ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा दिया गया, ताकि सभी लोगों को एक सेम लेवल पे लाया जा सके। तो यहाँ पे इसी इक्विटी की बात हुई थी, इक्वालिटी की बात नहीं हुई थी। अच्छा उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो 5वां है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। वैसे ये लिखा नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में रेफरेंस दिया है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा अच्छे से। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क ऑल्सो गेट जॉब एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। मतलब मेंटली और फिजिकली आप फिट हो, आप काम करने के लिए खुद को प्रेजेंट कर रहे हो और आपको काम मिल भी रहा है, तो एम्प्लॉयड हो। ध्यान रखना ये इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। वो क्या थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका फोकस ये था हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन में, ज्यादा से लोग हाई पार्टिसिपेशन करें जॉब्स के लिए। और ये ध्यान रखिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वहां पर कुछ लोग तब भी वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। समझ लीजिए, फोटो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अचीवमेंट्स क्या थे गोल के, ये देखिए साहब, इन गोल्स में हमने क्या अचीव किया। तो देखिए इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो देखिए प्लानिंग से पहले हमने पढ़ा था 0.5% थी हमारी नेशनल इनकम, ठीक है ना, जो उसकी ग्रोथ रेट थी। अब कितनी हो गई, 12th प्लान तक आते आते ही हो गई 8%। सिग्निफिकेंट राइज हुई है भाई, कम नहीं हुई। दूसरी बात रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, तो भाई देखिए वहां पे सेल्फ सफिशिएंसी की बात आ गई, वहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात आ गई, लैंड रिफॉर्म हुए, जमींदारों को जो जो अबोलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कर दिया गया, ये सब चीजें चेंजेस ड्यूरिंग प्लानिंग प्रोसेस हुई। आगे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो हम लोग अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ज्यादा बनाने लगे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एज वेल एज बढ़ाई गई, ताकि दोनों चीजों को पूरे बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। तीसरी बात इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, यानी कि बहुत ज्यादा तरक्की हमने गौर की किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, इरिगेशन फैसिलिटीज में, पावर में, पावर जनरेशन में और बैंकिंग सेक्टर में। ध्यान रखिएगा इन सभी जगह पर हमने बहुत ज्यादा तरक्की की, गेन की, और हम आगे बढ़े आगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी बढ़ाया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या किया, हेल्थ में, एजुकेशन फैसिलिटीज में हमने बहुत तरक्की करी, बहुत आगे बढ़ाया। डेथ रेट पहले से बहुत कम हो गई है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले 32 साल हुआ करती थी उसको बहुत बढ़ा दिया गया, मतलब अब लोग ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, अप्रॉक्स 67 ईयर्स के आसपास हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिलहाल चल रही है। अब इंटरनेशनल ट्रेड, ध्यान रखिए पहले हम फीडर इकोनॉमी थे, लेकिन अब हम ब्रिटेन की फीडर इकोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, खुद से इतना बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कि विदेशी पैसा कमा सके और देश के लिए उसका यूज कर सके। अब हमें किसी को ट्रेन ऑफ वेल्थ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना होगा, हमारे यहाँ खुद से बताया हमें हम कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब फेलियर क्या था भाई, क्या हुआ, फेलियर क्या हो गया, किस तरह से ये पूरी प्लानिंग हमारी फेल हो गई। तो देखिए फेल टू इरेडिकेट पॉवर्टी, आज भी हम गरीबी को दूर नहीं कर पाए हैं। हर 5 ईयर प्लान में एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, गरीबी दूर करो, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, यार आज तक दूर नहीं हो पाई। दूसरी बात फेल टू कर्ब द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई तब भी थी आज भी है। पहले कहते थे हाई हाई महंगाई, अब कहते हैं महंगाई टाइम खाए जाते हैं। आजकल कुछ जगह पे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि महंगाई का नाम ही विकास है, बस ये मान लीजिए। फिर आगे फेल टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट तो आज भी बढ़ रही है, बेरोजगारी आज भी है, ऑब्वियस बात है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है टेक्निक बढ़ने के साथ साथ।
तीसरी बात, फेल टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस। आपको जो प्रोसेस के लिए, जो प्रोग्रेस के लिए प्रोसेस चाहिए, उस मोमेंटम में आज तक, उस चीज में, रेट में आज तक मोमेंटम नहीं बन पाया। कभी मिलती है, कभी नहीं, कभी कम, कभी ज्यादा। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लॉप रहा है। अब देखिए कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे पहली बात, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ध्यान रखिएगा, यानी क्या कहते हैं हम लोग? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अलग थे, उनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, मोक्ष गुंडम, इनका पूरा नाम था मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, यूएसएसआर, जिसे मैंने सोवियत यूनियन कहा था, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन करता था पहले। अब कौन करता है? अब करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। फिर ध्यान रखना, 12th प्लान के बाद 13 प्लान के लिए कही गई थी बात, लेआउट तैयार किया गया था, उसका नाम रखा गया था डिफेंस प्लान, और उसी में राफेल की परचेज वगैरह सब शामिल थी, और ह्यूज अमाउंट एलोकेट किया गया था आर्म फोर्सेस के लिए, ताकि हमारे देश की सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो सके और हम पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी पावर बन के निकलें। ये उस समय कोशिश की गई थी और सफल भी हुए सरकार बहुत हद तक। देखिए आगे एक अगला पॉइंट है टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ कोटा हम बार बार सुनते हैं। देखिए टैरिफ क्या है? ये अगर मैं कहूं तो जो माल इंपोर्ट आप करते हो उस पर टैक्सेस लगाने को बोलते हैं टैरिफ। देखिए, इट रेफर्स टू द टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इंपोर्टेड। जो गुड्स आप गुड्स एंड सर्विसेज विदेशों से परचेज करते हो, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। लेकिन हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इससे ज्यादा परचेज नहीं कर पाओगे, तो उसे बोलते हैं कोटा। प्लान क्या है? इट स्पेसिफाइज द वे इन विच रिसोर्सेज ऑफ आवर इकोनॉमी आर टू बी यूज्ड। किस तरह से रिसोर्सेज यूज करोगे। इट शुड कंसिस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि प्लान स्पेसिफिक, शॉर्ट टर्म बताए थे मैंने आपको। दूसरा कोई लॉन्ग टर्म होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, दोनों बातें यहां पर की जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब समय आ गया है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है। क्या है देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि अच्छे तरीके से कवर कर सके। अच्छा, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पिछले पेज का पहले, अगर रह गया है तो। चलिए, अब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन थे, पहले समझिए जरा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन लेवल क्या रहेगा, था साहब पढ़ा है हमने। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी कि पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इकोनॉमिक सिस्टम में तो तीनों चीजों की बात होती थी ना, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। सारी बातें कवर हो रही, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इंडिया अडॉप्टेड दैश इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने आपसे कहा था, ना सोसाइटल अपनाया, सोशलिस्ट अपनाया, ना ही कैपिटलिस्ट अपनाया, तो अपनाया कौन सा? मिक्स्ड। तो आंसर है देखिए मिक्स्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इन इंडिया। देखिए 2021 में बोर्ड में पूछा गया है। पहली बात, प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ओवर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी। भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं था। फ्री मार्केट कहाँ था हमारे यहाँ? एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग थी तब। फिर इसके बाद ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर। भाई दोनों सेक्टर्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, तो उसका आंसर क्या होगा? डी। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन, कब हुआ था? मैंने आपको बताया था 1950 में। कौन था अध्यक्ष? पहला एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन था? हेड कौन था इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू। चलिए, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इंडिया? देखो आ गया, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, अगर आज होता तो मोदी जी होते। डैश इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। लेकिन आर्किटेक्ट कौन थे? वो थे कौन? पीसी मेहलानोबिस। तो आंसर क्या होगा? बी। कॉमन गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान, देखो क्या क्या था, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ग्रोथ, ध्यान से देखो, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो जेम्स के नाम से जानते हैं। तो देखो कौन कौन हो गया? मॉडर्नाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, सेल्फ सफिशिएंसी हो गया, तीनों है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। आगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस द रेशनले
behind choosing modernization as planning objective for the Indian economy were? क्या थे? पहली बात, लोगों के सोशल आउटलुक में चेंज लाना और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। तो देखो दोनों, ये होगा, ये तो नहीं था इक्विटेबल, ये तो इक्विटी में गया था, और ये भी होगा, इकोनॉमिक डिवाइड तो खैर बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड, यानी आंसर क्या होगा? सी वाला। अगली बात, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मुलेटेड विद रेफरेंस टू कॉमन गोल्स ऑफ प्लान्स आर कॉल्ड। क्या कहलाते थे वो? तो देखो, अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो तो क्या कहलाते थे वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान कहलाते थे, बताया था मैंने। और दूसरी बात, ये कहते होते पर्सपेक्टिव प्लान कहलाते थे, बोथ बी एंड सी, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान तो प्लान स्पेसिफिक होते थे, शॉर्ट टर्म होते थे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान और पर्सपेक्टिव प्लान दोनों उसके आंसर होंगे। तो आंसर क्या हुआ? डी, यानी बी एंड सी दोनों। चलिए साहब, अगली बात, ये आ गया। चलिए, अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन। क्या होता है गुड इंडिकेटर? तो हमेशा जीडीपी होता है, तो आंसर पता ही है हमको, जीडीपी से सीधे। फिर जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ, मैंने ये कहा था, एक साल के पीरियड में जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू का टोटल। तो आंसर सीधे सीधे पता है हमको, सी। तो इस तरह से हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे, कवर किए हैं। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ये कायदे से देखा जाए तो भैया बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स होते हैं टोटल पूरे पेपर में। तो एक एक चीज को कवर करते चलिए। जितना हमने पढ़ा उसमें इतने बने थे, या तो एग्जाम में आए हुए हैं या एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको बहुत ढंग से कवर करने थे। 5 ईयर प्लान जो हमने बनाए थे, उनके लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या रहे ईयर वाइज, वो यहाँ बताया गया। देखिए, जो फर्स्ट प्लान था वो 1951 से 56 तक चला, जिस मॉडल का नाम था हेरोड डोमर। ध्यान रखना, हेरोड डोमर। इसका बेसिक टारगेट था एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना। फिर एग्रीकल्चर के बाद क्या हुआ? सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से 61 के लिए, जिसमें पीसी मैलानोबिस मॉडल लिया गया, और बेसिक टारगेट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ताकि इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिले एग्रीकल्चर के बाद। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक रहा, उसे गाडगिल योजना कहते हैं। यहाँ पे बेसिक कोशिश क्या की गई, आपको ध्यान हो, मैंने कहा था वो शास्त्री जी वाली योजना, सेल्फ रिलायंस ऑन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमिक्स। हमें इस बात को ध्यान रखना था, इनकम में अपनी जो थी, जो सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए थी हमें, इस तरह से सीधी बात, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। फिर क्या हुआ कि कुछ अलग अलग दिक्कतों के कारण, चाहे वो चाइना से वॉर रही हो, चाहे वो पाकिस्तान से वॉर रही हो, चाहे वो सूखा पड़ गया हो उस चक्कर में, तो ईयरली प्लान 1966 से 69 तक रहे, जिसे हम लोग प्लानिंग गैप या प्लानिंग हॉलिडे भी कहते हैं। अब अगली बात, फोर्थ 5 ईयर प्लान बना 1969 से 74 तक। इसका कोई मॉडल पता नहीं है, लेकिन सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर भी बेसिक ऑब्जेक्ट थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक बना, जिसमें डीपी धर मॉडल को फॉलो किया गया, और बेसिक टारगेट था गरीबी हटाओ। यहाँ पे नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी के समय का समय है। ईयरली प्लान इमरजेंसी कारण 79 से 80 के बीच में रहा, ध्यान रखिएगा 79 लिखा है, 79 टू 80, जिसे नेहरू मॉडल कहा गया, और इसको प्लान हॉलिडे या रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। 6 5 ईयर प्लान 80 टू 85 में बना। इसका कोई मॉडल नहीं था, बेसिकली टारगेट क्या था? इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, और इसी समय पर हमारे देश में कंप्यूटर भी आया था। फिर 7 5 ईयर प्लान के बाद 6 के बाद 7th आया 1985 से 90, इसमें कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिला, वही कंप्यूटर आ चुका था, बढ़ावा दिया। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात यहाँ पर कही गई कि लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर 90 से 1992 तक 2 साल ईयरली प्लान रहा, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं फिर थे। फिर 8th 5 ईयर प्लान आया 92 से 97 वाला, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आई कि ह्यूमन को रिसोर्स के तौर पे मैनेज करने की बात है, ताकि इकोनॉमी आगे ग्रोथ कर सके। फिर 9th 5 ईयर प्लान आया 97 से 2002 तक का। इसका बेसिक टारगेट था रूरल डेवलपमेंट एंड जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से किया जाए ताकि देश बहुत आगे बढ़े। यही अटल जी का समय हुआ करता था। फिर 2002 से 2007 के बाद 2002 से 2007 के लिए 10th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें हमने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की बात करी। 11th 5 ईयर प्लान में 2007 से 2012, इसमें हमने ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल की बात की कि किसी भी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, उसको ग्रोथ भी हो, इक्विटी भी हो, सोशल जस्टिस भी मिले, इनकम भी बढ़े, और वो ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 तक चला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका बेसिक टारगेट था। फिर इसके बाद नीति आयोग आ गया जनवरी 2015 से। हालांकि जो प्लान था हमारा 13, उसे हमने डिफेंस प्लान कहा था, और वहां पर ये बात कही गई थी
कि हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, और ऐसा हुआ भी। हमने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदकर अपने देश को मजबूत बनाया है। इस तरह से हमारा का पहला पार्ट अब खत्म हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कवर करिएगा। जो भी कमेंट हैं, जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और लोगों से भी कराइए, चैनल को प्यार दीजिए। एक पॉजिटिव थॉट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। पॉजिटिव थॉट क्या है? डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। सीधी बात, अपना बेस्ट दीजिए, एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। डोंट पैनिक, डरिए मत, बस हम साथ देंगे आपका, आप भी साथ रहिए, हम भी आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुली अपने एग्जाम हम कंडक्ट कर लेंगे, टारगेट अपने अचीव करेंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा, आज की क्लास यही एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।